नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। ये जो सीरीज है दोस्त, इसके अंदर हम आपको पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कराएँगे। आपको बताना चाहते हैं कि इस सीरीज के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े, पूरा-पूरा देखिएगा और जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज़ करके देखिएगा, यानी बार-बार देखिएगा। क्योंकि इस सीरीज में दोस्त जो हम कराने जा रहे हैं आपको बता देना चाहते हैं, ये बीपीएससी एग्जाम्स जितने भी कंडक्ट कराए गए हैं, चाहे वो टीआरई हो या बीपीएससी अदर एग्जाम्स लेते हैं, उसमें 3 से 4 बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उसका कलेक्शन से स्पेशल बनाया गया है। जी हाँ, इसमें आपको देखेंगे आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे फिजिकल एंड मेजरमेंट और लॉ ऑफ मोशन। ये दोनों चैप्टर रहेंगे। इसके अलावा बताना चाहते हैं आपको कि बायोलॉजी एंड जस्ट आफ्टर केमिस्ट्री भी आपको अपलोड किए जाएंगे इसमें। तो एक-एक क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे से देखिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब जब वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आराम से आप क्लास कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दें दोस्त, जो लोग नहीं जानते, जो जानते स्किप कर सकते हैं। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। directstudy.com के मैं फाउंडर के रूप में जाना जाता हूं। बीएससी बीएड एमएससी कंप्लीट करके और गवर्नमेंट जॉब तक मैं पहुंचा हूं। जिस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं दोस्त, गवर्नमेंट जॉब कितना मुश्किल होता है ये आप भी जानते, मैंने भी जाना था, लेकिन मैं आपके बीच हूं। तरीका बताऊंगा, सही कंटेंट आपके बीच रखूंगा ताकि आपको नौकरी लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, इस बात की तो गारंटी मैं दूंगा। आगे यदि मैं बात करूं, 2009 से टीचिंग लाइन का एक्सपीरियंस है। 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को। मैं ही नहीं, मेरे यहाँ से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ से पढ़ के ले चुके हैं। तो निश्चिंत रहिए, आराम से पढ़िए, एकदम ऑथेंटिक कंटेंट लेकर आया हूँ आपके बीच। हमारा जैसा कि मैंने बताया, पहला चैप्टर हम करने जा रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है? थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कम से कम 2 3 4 बार 5 बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमारे साथ लगे रहना पड़ेगा। तो आप एक चीज समझिए, यहां समझा देना चाहते हैं, जैसे आधारी मात्रक क्या होता है और एक होता है आधारी मात्रक नहीं। देखिए, जैसे 7 जो मात्रक है टोटल, उसको माना जाता है आधारी मात्रक। ऐसा माना जाता है कि उसी 7 के आधार पर अदर जितने भी मात्रक है बने हैं। जैसे उसमें द्रव्यमान आ जाते हैं, समय आ जाते हैं, विद्युत धारा आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन वेग जो है ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कहने का मतलब, विद्युत धारा को हम जो वेग को हम लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यानी आपने देखा होगा v माइनस यू बाई टी जो लिखा रहता है, यही है आपका वेलोसिटी का डिफिनीशन। बात समझे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो दो चीज पर डिपेंड है, तीन तीन चीज पर डिपेंड है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये आधारी राशि नहीं है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हम लोग लगाएंगे? वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एसआई मात्रक कितने आधारी मात्रक है? तभी जैसा कि मैंने बताया 7 है टोटल आधारी मात्रक। आगे कह रहा है मापन यानी मेजरमेंट मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो असल में हम मेजरमेंट में क्या करते हैं? तुलना ही तो करते हैं, एक से दूसरे चीज का तुलना करते हैं। अंडरस्टैंड? आगे कह रहा है किसी राशि के परिमाण मैग्नीट्यूड के पूर्ण वितरण के लिए आवश्यक क्या है? तो मात्रा भी होनी चाहिए और संख्या भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर मान के चलिए आपको लिखना है 5 kg, तो आप ऐसे लिखेंगे 5 kg। लेकिन मैं कहूं कि नहीं, आपको ये नहीं लिखना है, सिर्फ 5 लिख दीजिए, आपको समझ जाइए 5 kg है। तो आप 5 लिखा हुआ है, कहीं पे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब लीटर है या ये मीटर है या ये केजी है, ये किलोमीटर है, क्या समझ में आएगा आपको? इसलिए दोनों चीज चाहिए ना, मात्रक भी चाहिए और संख्या भी चाहिए। अंडरस्टैंड? इसके नीचे नोटेशन दोस्त नहीं दिया गया क्वेश्चन के नीचे किस किस एग्जाम में आया, क्योंकि कै को दिया जाएगा, 4 से 5 6 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सब है। समझे? तो इसीलिए यहाँ नोटेशन देना बेवकूफ़ी हो जाता, पूरा जगह उसी से भर जाता है, एक क्वेश्चन में पूरा भर जाता है। इसीलिए क्या किया, उसका नोटेशन नहीं दिया गया। हर एक क्वेश्चन की मैं बात कर दूं, कम से कम 4 5 बार एग्जाम में आए हुए, तो निश्चिंत होकर आप पढ़िए, ये सीरीज बहुत काम का आपके लिए रहेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है डाइन सेकेंड मात्रक है। आपको पता होना चाहिए डाइन सेकेंड क्या होता है। डाइन जो है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? डाइन है, इसके साथ सेकेंड लगा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए इंपल्स बराबर होता है, यानी आवेग बराबर होता है बल गुना समय। बल गुना समय, बल को नापते हैं न्यूटन में, तो न्यूटन अगर मैं लिख दूं न्यूटन सेकेंड, तो ये हो जाएगा एसआई मात्रक आवेग का। इंपल्स आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। बट अगर मैं यहाँ पे सीजीएस में लिखूं तो बल को लिखूंगा डाइन।
ठीक है, डाइन, और सेकेंड लिखूंगा समय को, तो डाइन सेकेंड हो जाएगा इम्पल्स का मात्रक सीजीएस पद्धति में। आगे बढ़े, फॉर्मूला भी जो भी है बताते चलेंगे इसी तरह। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो इसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन बल प्रति लंबाई, न्यूटन पर मीटर इसको बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका एसआई मात्रक में, मतलब एसआई पद्धति में क्या होगा, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा 8 गुने 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। आपको पता होना चाहिए वो 8 ग्राम आप ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। जब आप बदलने जाइएगा तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि 8 ग्राम को बदलने के लिए केजी में नीचे 1000 से आप भाग देंगे उसमें, और नीचे सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 1 सेंटीमीटर को बदलने के लिए आप 100 से गुना करेंगे, और वैसे 3 बार करना पड़ेगा, यानी फिर से 100 लिखना पड़ेगा और फिर से 100 लिखना पड़ेगा। ये बात मैंने जो बोला उसको मैं क्लियर करके अब लिख के दिखाता हूँ। जैसे आपका लिखा गया है ग्राम ऊपर है और सेंटीमीटर क्यूब नीचे है, सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे लिखा जाता है, वही लिख दिया है वहाँ पे। अब सेंटीमीटर 3 को है तो 3 बार ऊपर 100 लिखना पड़ेगा, मतलब इसी पर मैं दे देता हूँ 6 जीरो टोटल, 2 2 4 2 6, और 8 है, 8 ग्राम को बदलने के लिए नीचे 3 जीरो लिखना होगा। ये ग्राम था तो उसको भाग दिया 1000 से, तो क्या चीज में बदल गया, केजी में, और सेंटीमीटर क्यूब था इसीलिए मैंने 3 को 100 से ऊपर गुना किया, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी 3 जीरो बचा, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 8 गुने 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, और ये बदल गया केजी में और नीचे वाला बदल गया सेंटीमीटर, तो इसको सॉरी मीटर में, तो आप क्या लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब, वही बात यहाँ लिखा गया है। ठीक है, यहाँ है आपका 1 न्यूटन बराबर होता है, अगर डाइन में बात करिएगा तो याद रखिएगा 10 के पावर 5 होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, और यह समतुल्य किसके बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रा अर्घ है, सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रा क्या है, अर्घ है, तो ये होता है 10 के पावर 7 के बराबर होता है, माइनस वाला नहीं दीजिएगा आंसर, 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। याद रहेगा इतनी बातें, क्लियर है, आगे बढ़े। यार ध्यान दीजिए जरा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, यह समतुल्य है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, यह किसके समतुल्य है, तो फिर से आ जाइए, अभी आपने देखा है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है बल का मात्रक। कोणीय बेग का बीमीय मात्रक, देखिए कोणीय बेग को आपको समझना होगा थोड़ा सा, इसको हम लोग कहेंगे बी नंबर, और ये लिखा हुआ गलत है, मैं बता दूं, इसका एम लिखाएगा, ठीक है, कैपिटल एम लिखा जाएगा, और ऊपर जीरो दे देंगे, और एल के ऊपर जीरो दे देंगे, और टी के ऊपर -1 दे देंगे। न्यूमेरिकल्स वाला जो क्लासेज हमारा आने वाला है, उस क्लासेज में मैं क्या कराने वाला हूँ, ये सारी चीज बताने वाला हूँ, ये कैसे निकलता है। ठीक है, बीमीय सूत्र याद रखेंगे आप, कोणीय बेग का क्या हो जाता है बीमीय सूत्र, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है असल में, बस ये साथ में लगा दिया जाता है अच्छा लगने के लिए। ठीक है, एम और एल जीरो लिखने का मतलब ये 1 1 वैल्यू हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पर टाइम होता है, टाइम पर टाइम, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि थीटा बाई रेडियन बाई क्या होता है, समय होता है, रेडियन बाई समय, तो रेडियन का कोई मात्रक होता नहीं, समय का पर होता है, मतलब कि टी होता है, इसीलिए इस तरीका के लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसका हम कहेंगे m-1, और ये गलत लिखा गया है, इसके लिए लिखना होगा ऐसे बड़े वाली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, एल के पावर 3 और टी के पावर -2 होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, एम के पावर -1, एल के पावर 3 और टी के पावर -2, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में है कि भौतिक राशि निम्न रूप में से परिभाषित की जा सकती है, भौतिक राशि कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं, तो कह रहा है वह जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, जिसमें विमा हो, वह जो नहीं जा सके, नहीं मापी जा सके, इसमें नहीं, इसको हटाइए, ये जो लिखा गया है ना, इस चीज को आपको क्या करना होगा, इरेज करना होगा, इसको हटाना पड़ेगा, यानी जो मापा जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहते हैं।
ठीक है, वह जो मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एल माइनस वन टी माइनस वन बीमीय सूत्र किसका है? तो 14 नंबर जो है ये श्यानता गुणांक का है। ठीक है, श्यानता गुणांक का। श्यानता शब्द देखिएगा, किसी तरह का गुणांक लगा हो, श्यानता हो, कुछ भी हो, उसका एम एल माइनस वन टी माइनस वन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म की विमाएं समान है? तो ध्यान रखिएगा, कार्य और ऊर्जा जो है ना, कार्य और ऊर्जा का समान हो जाएगा। इसको भी जूल में नापते हैं, इसको भी जूल में हम लोग नापते हैं, लेकिन ध्यान रखिए उष्मा को हम लोग जूल में नहीं नापते हैं, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। और ताप को हम लोग नापते हैं केल्विन में। ये सब चीज़ ध्यान रखना, उष्मा और ताप का अलग अलग है। उष्मा को डिग्री सेल्सियस में, केल्विन को, सॉरी, ताप को केल्विन में। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भौतिक राशि निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित की जाती थी? तो जो मापी जाए, ये वाला हटा दीजिएगा जरा, ये जो मैं गोल कर दे रहा हूँ इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, तो जो मापी जा सके उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। इस क्वेश्चन में कि उष्मा चालकता की विमा क्या है? उष्मा चालकता की विमा की यदि बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री, एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन हो जाएगा। नेक्स्ट है एम एल टी माइनस वन निरूपित करता है, बताया जा रहा है किसको निरूपित करता है? तो ये करता है सवेग को, ये सवेग का है। इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, यदि द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिए जाए तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, लंबाई, समय के मात्रक को आधे कर दिया जाए तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा ये चौथाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्लांक नियतांक एच का विमीय सूत्र क्या होता है? समझ में आ रही है बातें? आपका जवाब हो जाएगा पहला नंबर, ए नंबर इसका जवाब दीजिएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन होता है। ये जो है ना, ये गड़बड़ लिखा गया है, ये टी माइनस वन इसके पावर में ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एंगल का कोई भी बीमा नहीं होता है। ठीक है, नहीं होगा, इसका कोई भी बीमा नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है? मूल मात्रक, ध्यान रखिएगा, आधारी मात्रक का ही बात कर रहा है। इसमें बल के कारण F बराबर m में होता है, तो आप देखेंगे यहाँ दो चीज पर डिपेंड है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। लंबाई, द्रव्यमान और समय, यही होगा सही। इसमें आयतन हो जाएगा, आयतन मीटर क्यूब होता है, ये भी गड़बड़ हो गया। इसमें वेग हो गया, वेलोसिटी, ये भी गड़बड़ हो गया। आदाब, तो आंसर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की बीमा समान है? तो अभी जस्ट हमने देखा है, एक सेकंड बता रहा हूँ, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का समान हो जाएगा। कार्य को भी जूल में, ऊर्जा को भी जूल में हम लोग नापते हैं, ये दोनों समान हो जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है 25 किलोमीटर, सॉरी 25 kg मीटर पर सेकेंड निम्नलिखित को व्यक्त कर सकता है। तब समझिएगा जरा, यहाँ पे kg मीटर प्रति सेकेंड, तो सवेग बराबर होता है p बराबर mv होता है। तो देखेंगे मास को नापते हैं हम लोग केजी में, तो केजी यहाँ लगा पड़ा है, और भी का मान यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होता है, तो भी का मान भी मीटर पर सेकेंड लगा है, यानी ये सवेग का हो जाएगा। लेकिन सवेग में दो लिखा हुआ है, एक कोणीय सवेग, एक रेखीय सवेग। तो कोणीय सवेग गोल पे बात करेंगे, मतलब सर्कल पे जब जाएगा तब कोणीय सवेग होगा, तो यहाँ पे क्या रेखीय सवेग देना सही रहेगा, क्योंकि थीटा का मान इसमें कुछ तो लगा नहीं हुआ है। आगे आपका आवृत्ति की बीमा है। तो आंसर हो जाएगा इसका M0L0T-1। ये जो है ना, यहाँ ओ नहीं लिखाएगा, ये माथा पर, मतलब इसके सर पे लिखा जाएगा पावर के रूप में 0, M0L0T-1 होगा आवृत्ति का। नेक्स्ट है आपका, मात्रक के निम्नलिखित संयोगों में से कौन सा बल के लिए उपयुक्त है? तो बल को कैसे नापेंगे? F बराबर क्या होता है? MA, तो kg
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होगा केजी पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम का होता है केजी, तो कहाँ पे लिखा हुआ है किलोग्राम, किलोग्राम यहाँ पे है, अब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यहीं पे डी नंबर आंसर हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, डी। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक बीमीय राशि है, बीमीय राशि की, बीमीय राशि है, एक सेकंड रुक जाइएगा। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, समझे। अच्छा हाँ, अ लगा हुआ है, अविमीय लिखा गया है, सॉरी, अविमीय लिखा हुआ है, हमको लगा ना बीमीय पूछ रहा है, अविमीय लिखा हुआ है मतलब बीमीय राशि नहीं है, तो वह विकृति। विकृति का मतलब है जब किसी चीज पर आप फोर्स लगाते हैं ना, तो उसका जो ढांचा या स्ट्रक्चर चेंज होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, विकृति। तो ये ध्यान रखिएगा क्या है, इसका में इसका कोई भी राशि बीमा नहीं होता है, ये इन सभी का होता है। नेक्स्ट है आपका एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को ही हम लोग क्या चीज से जानते हैं पता है, खगोलीय इकाई के रूप में जानते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है, एक खगोलीय इकाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मकों में से किस युग में से किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है, जैसे कि बीमीय सूत्र सेम नहीं है वो पूछ रहा था। देखिए आवेग और संवेग का सेम है, भार और बल का सभी समान होता है, कार्य और ऊर्जा का भी समान है, लेकिन इसका नहीं है, बल और दाब का नहीं है। दाब को पास्कल में, बल को तो हम लोग न्यूटन में नापते हैं, लेकिन आवेग हो गया संवेग हो गया इसका समान है, भार हो गया बल हो गया समान है, कार्य और ऊंचाई जो है इसका समान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, का एसआई मात्रक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। देखिए प्रत्यास्था गुणांक कई बार आ चुका है, तो ध्यान रखने वाली बात है, प्रत्यास्था गुणांक का आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर देना सही रहेगा इसका। मैच कराइए जरा, देखिए बल को हम लोग न्यूटन में नापते हैं, ये तो आप जान गए होंगे। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका होता है त्वरण का, एक्सेलरेशन का, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो किया गया कार्य है उसको जूल में हम लोग नापते हैं, और आवेग को नापते हैं न्यूटन पर सेकेंड में। न्यूटन पर सेकेंड में थोड़ा देर पहले बताए थे, इसको रट लीजिए जरा, ये काम का चीज है। त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल को न्यूटन में, कृत किए गए कार्य को जूल में, आवेग को न्यूटन प्रति सेकेंड में नापते हैं। पार्सेक इकाई है, पार्सेक किसकी इकाई है सो पूछ रहा है, ठीक है। तो पार्सेक दूरी का इकाई है, ध्यान रखिए, समय का नहीं, दूरी का। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो विद्युत मात्रा को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, विद्युत धारा या मात्रा। कैंडेला मात्रक है, आपसे पूछ रहा है कैंडेला किसका मात्रक है, तो आंसर क्या दीजिएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। आइए मैच कराते हैं। दूरी जो मात्रक है वो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष से हम क्या करते हैं, दूरी को मापते हैं, ये याद हो गया। पदार्थ की मात्रा को मोल से नापा जाता है, जितना पदार्थ है हम कहते हैं 1 मोल 2 मोल 3 मोल, जब बोलते हैं पदार्थ की मात्रा इससे पता चलता है। और आपको पता है
ऊर्जा को कूलम से नाप देते हैं हम लोग, और विद्युत आवेश की मात्रा को वाट घंटा में नापते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा देखिए, करेक्ट कर लीजिए जरा। दूरी को तो प्रकाश वर्ष में नापते हैं, ये तो सही है। पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं, ये भी सही है। और आवेश जो है ना, कूलम से नापा जाता है, माफी चाहते हैं, आवेश कूलम से नापा जाता है। ऊर्जा को वाट घंटा में नापते हैं, या ऊर्जा या पावर कह सकते हैं, इसको वाट घंटा में नापा जाता है। कितना वाट कितना घंटा में चला, ऊर्जा को वाट घंटा में हम लोग नापते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य को हम लोग जूल में नापते हैं, कितना कार्य आपने किया उसको जूल से आप नापते हैं। प्रकाश वर्ष क्या चीज़ को, दूरी को नापने वाला इकाई है, समझ, समय का नहीं, पर दूरी नापा जाता है इससे। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक कौन सा नहीं है? प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष से क्या नापते हैं? दूरी नापा जाता है, समय नहीं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर से हम लोग क्या नापते हैं? तो करंट नापते हैं। एम्पियर से क्या नापा जाता है? करंट को ही नापते हैं ना। डेसिबल से हम लोग ध्वनि को नापते हैं। डेसिबल क्या नापने की इकाई है? तो डेसिबल से ध्वनि को नापा जाता है। अब बल का एसआई यूनिट क्या होगा? बल को एसआई यूनिट न्यूटन में नापते हैं हम लोग, और सीजीएस में डाइन रहता है। नेक्स्ट है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1971 में लागू की गई थी। कब ली गई थी? 1971 में। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को डायोप्टर में नापते हैं। लेंस की शक्ति का क्या मात्रक है? डायोप्टर, या इसी को प्रति मीटर के रूप में भी कहते हैं। प्रति मीटर, 1/मीटर को बोलते हैं, प्रति मीटर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सो पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, डेसिबल से ध्वनि नापते ही हम लोग देखे अभी। अश्व शक्ति से हम लोग, शक्ति का इकाई है अश्व शक्ति, और 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर, 746 वाट। समुद्री मील नौका चाल या दूरी द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट डी गड़बड़ है 44 का, समझे। सेल्सियस से ऊष्मा की मात्रा नहीं, ऊष्मा को हम लोग जूल में नापते हैं। डी आंसर था इसका। यहाँ आपका ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो आइए इसको बना लेते हैं। ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन से नापते हैं। ज्योति फ्लक्स है ना, इसको ल्यूमेन से नापते हैं। देखिए, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से नापते हैं। सीडी इसको लिखते हैं कैंडेला से। ज्योति तीव्रता क्या चीज में नापा जाता है? समझे, कैंडेला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ज्योति की इकाई क्या है? मात्रा ज्योति के बारे में पूछ रहा है। तो ज्योति को हम लोग नापते हैं, इसमें सब उल्टा पुल्टा दिया गया है। ज्योति को हम लोग कैंडेला में नापते, ऊपर देख लीजिए जरा। देखिए, ये मैं बता दें, इसका जो आंसर होगा ना, ये मैंने ऊपर जो बताया वो हो जाएगा कैंडेला। ये ऑप्शन सब जो है ना गड़बड़ सरबर। जैसे विद्युत चालकता को सीमेंस से नापते हैं। विद्युत चालकता नाम सुन के याद कीजिए जरा, सीमेंस विद्युत चालकता नापते हैं इसको। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र को नापना हो तो टेस्ला में नापते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, किसी एरिया में चुंबक है कुछ दूर तक, चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, तो उसको हम लोग टेस्ला से नापते हैं। वेबर से चुंबकीय फ्लक्स नापा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर से नापते हैं हम लोग। ज्योति फ्लक्स जो है वो नापते हैं ल्यूमेन से। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन से, और चुंबकीय फ्लक्स वेबर से। ध्यान रखना, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। और लक्स से हम लोग प्रदीप्त को नापते हैं। प्रदीप्त को लक्स से नापते हैं। देखिए, प्रदीप्त मतलब लाइट निकलने को, तो लक्स साबुन लगाने से आदमी का लाइट एकदम चमक जाता है, तो लाइट निकलने से लक्स याद रखिएगा। सीमेंस में विद्युत चालकता याद रखिएगा।
और एक चीज ध्यान रखना है कि ज्योति तीव्रता को कैंडेला से और ज्योति फ्लैक्स से यदि हो तो हम लोग क्या चीज से नापते हैं, ल्यूमेन से नापते हैं, यह ध्यान रखना है। और चुंबकीय फ्लक्स को वेबर से और टेस्ला से चुंबकीय क्षेत्र को। इन चीजों को आप बैक करके थोड़ा एक बार लिख भी सकते हैं अगर याद ना हो पाया तो। दाब को हम लोग पास्कल से नापते हैं। जूल ऊर्जा का मात्रक जूल है। मैच द कॉलम है। दाब को पास्कल से नापते हैं, ये तो अभी जस्ट बताया। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम से नापते हैं, ये भी पता चल गया आपको। ऊर्जा को जूल से नापा जाता है, ये भी पता चल गया। और उच्च वेग को मैक संख्या से डिनोशन करते हैं। उच्च वेग को, बहुत ज़्यादा जब वेग हो किसी चीज़ में तो उसको मैक संख्या से हम लोग नोटेशन देते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए। हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज से हम लोग तरंगदैर्घ्य मापते हैं, ध्यान रखिएगा। हर्ट्ज से हम लोग क्या मापते हैं? एक मिनट, तरंगदैर्घ्य नहीं, तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति है तो सबसे अच्छा आवृत्ति है, आवृत्ति को मापते हैं। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, कितना बार कोई चीज फ्रीक्वेट कर रहा है उसको हम हर्ट्ज से नापते हैं। क्लियर है बात? तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम से नापते हैं। तरंगदैर्घ्य को क्या चीज से नापते हैं? एंगस्ट्रम से, ध्यान रखिएगा। तरंग की आवृत्ति को हम लोग नापते हैं हर्ट्ज से। तो आइए, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जितना ज्यादा क्वेश्चन बन सकता था सारे क्वेश्चन आपके बीच रख दिया। थंबनेल में आपने पढ़ा ही होगा, 2 चैप्टर कराने वाले हैं, तो अभी से एक चैप्टर और करेंगे। इस चैप्टर का नाम है मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। अब जो हम करने जा रहे हैं, आइए देख। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पहला चैप्टर। दूसरा है आपका मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। हर एक चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चन आपके बीच रखेंगे हम। बहुत क्वेश्चन, 50+ क्वेश्चन ही रहेगा हर चैप्टर से। 100 150 क्वेश्चन तक हम रखेंगे। मतलब आपको इतना करा दिया जाएगा कि कहीं इसके बाहर नहीं आएगा। आप किसी भी तैयारी का क्यों ना कर रहे हो, एक एग्जाम छोड़ दीजिए भाई, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी क्यों ना कर रहा हो, सारे कवर करेंगे हम। और ये हर एक क्वेश्चन ढेर सारा बार एग्जाम में आया है, याद रखिएगा। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। इसका मतलब क्या है आप समझिए। मान के चलिए 2 बिंदु है, एक को ए नाम दिया मैंने, एक को बी नाम दिया। बात समझे? यहां से अगर टेढ़ी मेढ़ी रास्ता पे आप सफर कर रहे हैं, दूरी कहलाया। एकदम सीधा जाते हैं उसको विस्थापन बोलते हैं। पूरा सीधा गए तो विस्थापन, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता पर जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा, दूरी जो होता है वो शून्य नहीं होता। अगर आपने यहां से चल के यहां आ गया तो आप कहेंगे जहां से आपने चला वहीं पे आ गया, तो इसको कहेंगे विस्थापन शून्य हो गया। लेकिन दूरी तो इतना आपने चला, पूरे रास्ता के माप होता है दूरी, तो दूरी भी जीरो नहीं हो सकता। अब आगे सुनिएगा, विस्थापन 0 हो गया। विस्थापन जो फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के बीच का सबसे जो कम दूरी होता है उसी को हम लोग विस्थापन के नाम से जानते हैं। यहाँ क्वेश्चन था हमारा कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण, मतलब विस्थापन जो है तय की गई दूरी से कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता। विस्थापन कभी अधिक नहीं दूरी से हो सकता, बराबर हो सकता है, कम हो सकता है विस्थापन, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आई? नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो जाए। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो जाए तो उस सिचुएशन का हम लोग होता है वस्तु एक समान चाल से चल रही है। अनुक्रमानुपाती मतलब कितना? मान के चलिए 1 सेकेंड में 2 मीटर, तो अगला फिर 1 सेकेंड में फिर 2 मीटर, अगला फिर 1 सेकेंड में फिर 2 मीटर। तो ये जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। जब दोनों समान सीक्वेंस से बढ़े तो क्या कहलाएगा? समान चाल से चल रही है। क्लियर हुई बातें? वस्तु समान चाल से चल रही हो तो ही ये हो सकता है। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। राशि समझ लीजिए जरा। देखिए, सदिश वो है जिसको डायरेक्शन भी जिसमें देना पड़े, और जिसमें डायरेक्शन नहीं देना पड़े, सिर्फ मात्रा से काम चल जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। अब देखिए, त्वरण जो है ये सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। लेकिन आंसर इसका जो हो जाएगा आपका, अदिश पूछा है तो अदिश कौन सा है? चाल अदिश राशि। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं देते हैं। कोई पूछे आपसे चाल के बारे में तो हम लोग चाल में डायरेक्ट बोल देते हैं इतना किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन डायरेक्शन नहीं बोलते हैं उसमें। नेक्स्ट है वेग हो गया, वेलोसिटी, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, और समय में क्या संबंध होता है? तो हम जानते हैं
कि वेलोसिटी वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। कितना विस्थापन कितने समय में हुआ उसी को हम लोग वेग के नाम से जानते हैं। 4 का आंसर देंगे बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान त्वरण गति के लिए औसत वेग है। एक समान त्वरण गति के लिए औसत वेग क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा, यही हो जाएगा औसत वेग, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बटा 2। औसत कैसे निकालते हैं? जितना वैल्यू रहता है उसको 2 से भाग दे देते हैं। तो अगर यहाँ से आपने चला और यहाँ पे गया, यहाँ पे यू चाल से चल रहे थे, यहाँ भी चाल से चल रहे थे, इसका आपको औसत निकालना है, मतलब भी प्लस यू जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु पटना से रांची जाता है और पुनः रांची से पटना वापस आ जाता है तो उस वक्त का विस्थापन क्या होगा? शून्य हो जाएगा। जहां गए वहीं पे आ गए आप, शून्य हो जाएगा विस्थापन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है, तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना हुआ? मतलब जितना आपने फेंका उतना ही नीचे आया, तो 2h हो गया। h गया और h आया, 2h हो गया ना। इतना तो आसान से समझ सकते हैं। आगे करा, जब कोई, अच्छा कुछ क्वेश्चन आपको बड़ा आसान लग रहा होगा तो आप प्लीज घबराइएगा नहीं, ये एग्जाम में ऑलरेडी कई बार आ चुका है, इसीलिए आसान भारी यहाँ नहीं देखा गया। सारे क्वेश्चन आपसे रूबरू कराया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ भारी ही नहीं, कुछ हल्का भी आता है। ठीक है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलती है, आगे पीछे गति के बारे में जानिए। जो आगे पीछे करती है ना, उसी को हम लोग एक मिनट, ये हो जाएगा आपका दोलनी गति। दोलन करना, जैसे पेंडुलम क्या करता है, एक बिंदु के आगे पीछे करते रहता है। या सिलाई क्या बोला जाए उसको, एक ही जगह जब आगे पीछे ऊपर नीचे करे ना जब भी, तो याद रखिएगा वहां दोलनी गति मारा जाएगा। दोलन करना एक ही जगह पर। जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ क्या हो जाएगा? एक सरल रेखा हो जाएगा। एक समान से चलेगा, मान के चलिए नीचे समय हमेशा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, इधर वेग होता है, सॉरी गति की बात है ना, यहाँ दूरी कहिए, वेग नहीं, दूरी कहिए इधर। अब देखिए दूरी कह दिया आपने, मान के एक मीटर 1 सेकेंड में, 2 मीटर दूसरा सेकेंड में, तीसरा मीटर 3 सेकेंड में। तो ऐसे खींचिएगा तो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे सीधा जाएगा। समझ में आ रही है? इसीलिए एक सरल रेखा होती है। आगे क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक चाल और 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान वस्तु कितने समय के बाद रुक जाएगा? ये पूछ रहा है कितने समय बाद जाके रुक जाएगा, आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब है ना, ऐसे समझिए, चौबीस सेंटीमीटर, ऐसे इसको निकाल सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर का रफ्तार बढ़ रहा है हर सेकेंड। समझे? 1 सेकेंड में क्या हो रहा है? 4 सेमी के रफ्तार पकड़ ले रहा है। तो टोटल कितना समय लग जाएगा? 6 सेकेंड लगा है, 6 चौका 24 सेकेंड लग जाएगा उसको रुकने में। ठीक है, इसको निकाल के दिखाते हैं। एक पहले तो करेक्शन करा देते हैं आपको हम, ये त्वरण नहीं मंदन होगा। ठीक है, और अगर त्वरण भी लिखना है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। अगर त्वरण लिखिएगा तो -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिएगा। अगर यहाँ माइनस नहीं लगाइएगा तो यहाँ मंदन लिखना होगा, तब ये क्वेश्चन करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला एक्सेलरेशन बराबर बताए हैं v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन के जगह पर कितना डालिएगा? -4 डालना पड़ेगा, और v माइनस यू, भी के जगह पर फाइनल वेलोसिटी, यू माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इसका पता है नहीं, आरंभिक चाल तो पता है, तो v 0, फाइनल वेलोसिटी रुकना मतलब 0 हो जाना है, रुकना मतलब 0, तो v 0 माइनस हो जाएगा 24 और बटा के नीचे टाइम डालिए t, यही टाइम निकालना है। अब आप खुद देखिए, ये t इधर आके 4 के साथ गुना हो जाएगा तो -4t हो जाएगा, और इधर कितना है? -24 है, माइनस से माइनस कट गया और 4 से काट दीजिए 6 बार में, तो आंसर क्या आ गया? 6 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ऐसे करके आप निकाल सकते थे इसका आंसर। समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग क्या होगा? आपका त्वरण समान है तो बढ़ता ही जाएगा। समान त्वरण का मतलब ये होता है धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा उसका रफ्तार। ठीक है, आगे क्वेश्चन की, क्या यह संभव है कि विस्थापन शून्य हो, तय की गई दूरी शून्य न हो? तो हाँ, ऐसा संभव है। विस्थापन तो शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होता है। बात समझ में आ रही है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगाए होते हैं? तो चाल नापने के लिए स्पीडोमीटर और दूरी नापने के लिए ओडोमीटर। और ये याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर में ये नापता है और ये किलोमीटर में नापता है दूरी। दूरी नापता है किलोमीटर में और ये नापता है किलोमीटर पर आवर में नापता है, मीटर पर सेकंड में नहीं नापता है। आगे आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। तो द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। वेग के लिए भी डायरेक्शन चाहिए, सवेग के लिए भी और कोणीय वेग के लिए भी डायरेक्शन चाहिए, यानी आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अदिश राशि है। तो आइए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये रहा क्वेश्चन, अदिश राशि आपसे पूछ रहा है। बताइए जवाब यदि आप जानते हैं तो। ऊर्जा एक अदिश राशि है, सवेग के लिए भी डायरेक्शन चाहिए होता है, बल आघूर्ण को भी डायरेक्शन चाहिए होता है, मतलब ऊर्जा आपका क्या हो जाएगा? ऊर्जा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? फिर से पूछा था। वेग सदिश है, विस्थापन सदिश है, बल, एक मिनट, हाँ बल भी एक सदिश राशि के अंदर आएगा। यहां कंफ्यूजन है बल के साथ। बल में हमेशा डायरेक्शन हम लोग देते हैं। आयतन तो ये कंफर्म है कि आयतन क्या है? अदिश राशि है। बल के साथ थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे इसको आगे। यहां है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आपका जवाब होगा विस्थापन सदिश है, बल सदिश है, वेग सदिश है, आयतन जो हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, आयतन जो हो जाएगा सदिश नहीं। बल को भी सदिश में ही रखा जाता है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है तो वेग सदिश है, सिर्फ वेग ही सदिश है इसमें। ये द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, सब अदिश राशि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, सो बोल रहा है। द्रव्यमान हो जाएगा, व्युत्पन्न नहीं है, ये स्वतंत्र है, जो कि चाल किसी न किसी पर डिपेंड है, घनत्व भी, आयतन भी, लेकिन द्रव्यमान आधारी राशि के अंतर आता है, व्युत्पन्न राशि ये नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है त्वरण, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा? तो चेंज इन वेलोसिटी भी एक मिनट, ये गड़बड़ है, v माइनस यू बाई टी होता है, एक्सलेशन बराबर, यहाँ माइनस कर दीजिए, सी आंसर दे दीजिए और यहाँ बीच में माइनस कर दीजिए, v माइनस यू बाई टी होता है आंसर, ठीक है, v माइनस यू बाई टी, अभी जस्ट बनाया भी था इस पे न्यूमेरिकल। पदार्थ के सवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के सवेग और वेग से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग से अनुपात, तो देखिए हम जानते हैं P बराबर एम भी होता है, और आपको निकालना है सवेग का, तो सवेग ऊपर करिए और वेलोसिटी नीचे लाइए, तो बराबर में क्या बचेगा? एम, यानी आंसर सी हो जाएगा, द्रव्यमान निकलेगा इसके अनुपात से। आगे आपका जड़त्व का गुण, जड़त्व का गुण किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। जड़त्व होता है प्रत्येक वस्तु में, दुनिया का कोई भी वस्तु है उसके अंदर जड़त्व का गुण मौजूद होता है और वजन पर डिपेंड करता है। जब किसी वस्तु की चाल की गति त्वरित होती है, तो जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल में हमेशा वृद्धि होती है, यही आंसर देना सही रहेगा। लगा, एक सेकेंड, चाल नहीं बोलेंगे, त्वरण में तो वेग आंसर देना सही रहेगा। आंसर क्या होगा? वेग, उसके वेग में हमेशा वृद्धि होगी। समझ में आई बातें? क्योंकि त्वरण की बात कर रही है, एक्सेलेरेशन वेग से रिलेटेड बात करता है, चाल से रिलेटेड बात नहीं करता, इसमें डायरेक्शन होता है इसीलिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, यदि बल का परिमाण एवं वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम से की सहायता से हम लोग सवेग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आइए, एफ बराबर एम ए होता है, मास गुने एक्सलेशन, कह रहा है कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, तो फोर्स आपको पता चल गया। यदि बल का परिमाण अब वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति से हम क्या निकाल सकते हैं? तो ए फॉर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, यानी सी हो जाएगा, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि यदि गति करने के लिए एक स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु को पर 1 न्यूटन लगाया जाए, 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल हम लगाएंगे, तो पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। तो उसमें ये क्या हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया, मेरे को नहीं देखना यार, स्क्रीनशॉट कैसे हम कर दिए, रुक जाइएगा जरा, कुछ हो गया, हाँ हट गया।
तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से यदि आप देखिएगा, इसमें कोई स्क्रीनशॉट का भी फंक्शन होता है क्या दोस्त? तो लगता है नहीं, यहाँ पे जो ये दिया गया ये जो है आइकॉन शायद स्क्रीनशॉट के लिए है। कोई नहीं, आगे आइए। तो 1 kg प्रति न्यूटन से हम लोग क्या निकालेंगे? तो उसमें त्वरण क्या निकलेगा? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण गतिशील हो जाएगा। कैसे, उसको समझिए। हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एम ए, और एफ के जगह पर आप 1 डालिएगा, एम के जगह पर 1 डालिएगा, ए, तो ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तब वह बल के दिशा में त्वरित हो जाता है। इस प्रकार का उत्पन्न त्वरण वस्तु का क्या हो जाएगा? तो पर लगे बल के समानुपाती होता है। यही ना होगा कि आपने बाह्य बल लगाया और वस्तु में त्वरण आ गया, तो ये क्या होगा? समानुपाती होगा। आगे कहता है कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड पर 0.08 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का परिमाण क्या होगा? हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एम ए। आपके पास एम का मान भी दिया हुआ है और ये भी दिया गया है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? गुना कर दीजिए, 8 छक 48 हो जाएगा, 3 अंक बाद दशमलव दे दीजिए, आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर पहला 0.048 न्यूटन। क्यों? क्योंकि इसके जगह पर आप डालिएगा ये वैल्यू है, इसके जगह पर ये वैल्यू डालिएगा, बीच में गुना का साइन है तो गुना करना दीजिएगा, न्यूटन में आ जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि जब कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए से 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, और दूसरा बल जो है 20 ग्राम वस्तु की द्रव्यमान की वस्तु बी में 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करता है, तो कौन बड़ा बल है? तो गुना करना दीजिए, 10 से 80 और 20 पच्चीस 100, तो बी वाला ज्यादा है, ए की अपेक्षा बी बल ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु में भी वेग है, तो सवेग का पी बराबर एम भी होता है, तो डी आंसर हो जाएगा, पी बराबर एम भी होता है। बात समझ में आ रही है? किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका सवेग क्या हो जाएगा? पी बराबर एम भी होता है, आप उसका वेग आधा कर दीजिएगा तो उसका सवेग भी आधा हो जाएगा। सवेग भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। हमेशा एक ही वस्तु पर लगते नहीं, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगते हैं। हम दीवार को धक्का दे रहे हैं, दीवार मेरे को दे रहा है, दोनों दो वस्तु हो गया ना, हम अलग हो गया, दीवार अलग हो गया, तो अलग अलग वस्तु पर लगता है। एक मिनट रुक जाइए। नहीं, ये हो सकते हैं नहीं, होता है, हमेशा, हमेशा लिखना पड़ेगा। ये देना ज्यादा अच्छा आंसर होगा, इससे अच्छा आंसर ये होगा। हमेशा यही चीज होता है, ऐसा नहीं कि कभी कदार हो सकता है। हो सकता है नहीं, होता ही है ऐसा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर उड़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। गेंद पर गति की दिशा में विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। यही आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो रहा है कि जब आपने मारा है उसमें, तो क्या हो रहा है, उसमें एक घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। इसका डिफिनीशन घर्षण लगाना पड़ेगा इसमें, इसलिए वो रुक गया है। किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान से होती है, जितना द्रव्यमान ज्यादा उतना जड़त्व ज्यादा। आगे कहा जा रहा है साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और रेलगाड़ी में किसकी जड़त्व ज्यादा होगा? था रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी सबसे ज्यादा है, सी आंसर हो जाएगा। यहाँ है बल का होता है, बल को होता है, तो परिमाण और दिशा दोनों होता है बल में। ठीक है। आगे है न्यूटन एसआई मात्रक किसका है? बल का। निम्नलिखित में कौन सही है? 1 न्यूटन बराबर 1 kg, जी नहीं, 1 न्यूटन बराबर kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एफ बराबर एम ए होता है, एम को केजी में नापते हैं और ए को मीटर प्रति सेकेंड। सी आंसर देना सही रहेगा इसका। नेक्स्ट है आपका कि यदि एफ परिमाण का बल एम द्रव्यमान की वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न करता है, तो क्या कह सकते हैं? एफ बराबर एम ए हो जाएगा, तो हम एफ बराबर एम ए हो जाएगा। मैं लिखता हूं फॉर्मूला, फिर बनाने का कोशिश करते हैं। एफ बराबर एम ए, मतलब हम कह सकते हैं एफ जो है समानुपाती है एम के, कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। ए समानुपाती है एफ के, कहीं लिखा है?
नहीं लिखा है। यहाँ से एक चीज लेकिन निकाला जा सकता है। अगर m का मान निकालिएगा तो आपका क्या कह सकते हैं, f बाई क्या हो जाएगा, f बाई ये होना जाएगा, a कहाँ आ जाएगा इसके नीचे। तो अगर ये वाला सही हम दे सकते हैं बी नंबर, क्योंकि जो a समानुपाती हो जाएगा m और a के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे a नीचे है और यहाँ a ऊपर है, तो वही ना यहाँ पे लिखा गया है। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे तो उल्टा लिखा है, ए ऊपर है और m नीचे है। तो कोई ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्युत्क्रम ही रहना चाहिए। मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, ये कंडीशन होता है, व्युत्क्रम का साइन है। क्वेश्चन अच्छा था। निम्नलिखित में से किन दो राशियों का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है? तो देखिए, हम जानते हैं P बराबर mv होता है, और v का वहाँ दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड, और m का दिया हुआ है kg। तो आपको पता होना चाहिए सवेग और आवेग दोनों का सेम ही मात्रक निकलता है। बात समझ में आया? क्योंकि एक चीज होता है, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। यहां से भी निकालिएगा ना जब, तो आपका उतना ही घूम फिर कर आपको आ जाएगा, यानी सवेग और आवेग का एक ही हो जाता है। सवेग में परिवर्तन की दर, सवेग में परिवर्तन की दर में किस राशि को सूचित करते हैं? दिमाग लगाइए, अभी जस्ट आपने देखा है, तो आंसर क्या होगा? बल। संवेग में परिवर्तन की दर से हम लोग क्या निकाल लेंगे? बल निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि m1 m2 द्रव्यमान के दो वस्तु टकराने से पहले उसका जो वेग था u1 u2 था, टकराने के बाद वस्तु के वेग में v1 और v2 हो जाता उसका वेग, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या सही होगा? तो आप कुछ नहीं कीजिए, गुना करिए ना, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो जाएगा m1 v1 और प्लस m2 v2 हो जाएगा। कहाँ पे है वही आंसर दे दीजिए। मतलब इसका गुना और इसका गुना का जोड़ कहाँ है, सो देखिए, m1 u1 और प्लस m2 u2, एक को प्लस कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये दोनों बराबर रहता है, संरक्षित रहता है। बंदूक की प्रतिरक्षा की संरक्षण सिद्धांत का काम करता है, तो इसको सवेग संरक्षण का सिद्धांत हम लोग कहेंगे। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार करता है। 0.5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पर रखी गई है, वस्तु का सवेग कितना होगा? तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट नहीं तो सवेग नहीं, मूवमेंट नहीं तो सवेग नहीं आंसर होगा। आप इसको क्या करिए, 0 कर दीजिए यहाँ पे, और बी को आंसर डाल दीजिए। किसी एक को 0 करना पड़ेगा आपको, मूवमेंट जरूरी है। सवेग के लिए P बराबर mv फार्मूला में ही भी लगा है। पदार्थ के सवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आइए निकालते हैं, P बराबर mv, तो सवेग ऊपर और v नीचे, तो क्या निकलेगा? द्रव्यमान निकलेगा। ऐसा पहले भी क्वेश्चन किए हैं, सी आंसर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए, कह रहा है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये न्यूटन के पहला नियम कहता है। जड़त्व का नियम भी यही कहता है, बस बल का अंतर होता है। जड़त्व के नियम में बल शब्द कहीं भी नहीं है, इसमें बाह्य बल लिखा गया है ना, देखिए कहाँ पे लिखा है, बाह्य बल, बल लग गया है, इसीलिए न्यूटन का प्रथम नियम, नहीं तो जड़त्व का नियम भी हम इसको कह सकते थे। अंडरस्टैंड? यहाँ है कि किसी संतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होती है। देखिए, आप जानिए बल के बारे में एक चीज, यहाँ कॉन्सेप्ट जान लीजिए, यह अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कह सकते हैं। असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि F बराबर क्या होता है, ma, तो एक्सेलरेशन में चेंज और बल में चेंजिंग दोनों नहीं है सामने सामने, तो अनुक्रमानुपाती इसीलिए कहा जाएगा। आगे के न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार किया गया प्रतिक्रिया के संबंध में क्या कह सकते हैं? कि दोनों भिन्न भिन्न वस्तु पर लगते हैं, हमेशा क्या होते हैं, अलग अलग वस्तु पर लगते हैं। आगे कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के तृतीय गति के नियम में ऐसा बताया गया है, ठीक है। न्यूटन के द्वितीय गति में सवेग संरक्षण की बात करता है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम का पालन होता था? तृतीय गति का नियम पालन यहाँ भी होता है। आप हाथ से बल पानी पे पीछे की तरफ लगाते हैं, पानी आपको आगे की तरफ धकेलता है।
नेक्स्ट है कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं आएगा। बल शब्द आ गया तो न्यूटन का नियम यह हो जाएगा। गैलीलियो का कब होगा? जब उस पर बल शब्द नहीं रहेगा, तब गैलीलियो का जड़त्व नियम हो जाएगा। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के द्वितीय नियम से। एक मिनट, पहले नियम से, गति के पहले नियम से परिभाषा, द्वितीय नियम से उसका फार्मूला आता है, तीसरे से व्यंजक प्राप्त होता है। आय कर किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसको जड़त्व बोलता है। भाई हम जड़त्व के हिसाब से हैं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। न्यूटन के पहले नियम को भी जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। यह है आपका कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस प्रकार बल के आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए जाने के वजह से, क्योंकि घोड़ा पैर से पीछे की तरफ बल लगाता है और जमीन उसको पैर पे धक्का आगे की तरफ देता है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो विरामावस्था, जड़त्व के विरामावस्था से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ जड़त्व की बात आ गई तो न्यूटन का पहला नियम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो भी गति का तीसरा नियम काम कर जाएगा वहां भी, क्योंकि जितना झटका नीचे की तरफ मारता है उतना ही जो उसका जो जलता है उसके अंदर ईंधन, वो जितना झटका नीचे मारता है उतना ही झटका से ऊपर की ओर भी जाता है। आगे है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका होगी। जड़त्व अब जड़त्व के कारण, क्योंकि जड़त्व में क्या, एक मिनट, जड़त्व से अच्छा रहेगा विरामा जड़त्व कहना सही रहेगा, क्योंकि उसका शरीर तो विरामावस्था में था। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो विरामावस्था के कारण पीछे की तरफ हो जाएगा। विरामा जड़त्व यहाँ कहना सही रहेगा। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है? ताकि वो बॉल को विश्राम स्थिति में ला सके और बल को चोट लगने से अपने हाथ को बचा सके। बल गुणनफल है तो F बराबर m में द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो किस नियम का लागू होता है? तो जड़त्व का नियम या न्यूटन का गति का पहला नियम कह सकते हैं। जड़त्व के नियम से ही धूल कण वहीं रह जाता है, गति में आ जाता है जो कपड़ा है और इसीलिए निकल जाता है बाहर धूल। कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग क्या होगा? बढ़ता जाएगा। समान गति से त्वरणशील है तो त्वरण तो बढ़ाता रहेगा वेग उसको। आगे कहा जा रहा है आपको कि एक ही दिशा में समान वेग से ए और बी दो पिंड जा रहे हैं तो ए की अपेक्षा बी की गति क्या होगा? वही रहेगा, सेम रहेगा, कुछ भी चेंज होगा नहीं, शून्य हो जाएगा। दोनों का गति एक दूसरे के प्रति क्या होगा? शून्य का प्रतीत हो जाएगा। जब दो ट्रेन आपस में पास पास गुजरता तो ऐसा ही लगता है। शीशे की एक गोली दीवार पर टकरा कर नीचे गिर जाती है। एक समान द्रव्यमान के एक टेनिस के गेंद को जब वेग से दीवार पर टकराया जाता है तो सही तो वापस आ जाता है। तो इसको बोलेंगे, पहला दूसरा तो नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत ज्यादा भारी मात्रा में परिवर्तन हुआ एकाएक। बात समझ में आया? यहाँ कहना क्या रहेगा सही 63 के लिए कि एकाएक ये कहना सही रहेगा कि शीशे की गोली के सवेग में टेनिस की गेंद से अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है। समझे? टेनिस के गेंद में सवेग परिवर्तन ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से ऐसा पीछे की तरफ आ जाता है। लेकिन एक जेट इंजन काम करता है, एक जेट इंजन है तो कौन सा संरक्षण इसको बोलेंगे? तो ये हो जाएगा सवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। संरक्षण की बात करेंगे तो सवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इस प्रश्न में कह रहा है कि कण के गति के द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है। द्रव्यमान का कैसे दीजिएगा? सवेग द्वारा दिया जा सकता है, उसके सवेग द्वारा। समझे? कण के गति का जो द्रव्यमान का सर्वोत्तम परिभाषा हम लोग दे सकते हैं उस सवेग के द्वारा दे सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है तो इस 10⁵ डायन के बराबर होता है। ये तो हम लोग पहले भी देखे हैं। यहाँ कहा जा रहा है आपको कि एक तोप से दागा गया गोला बीच हवा में विस्फोट करता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है।
बात समझे? जब तोप से दागा गया गोला बीच हवा में फट जाती है, तो हम इसको क्या कहना सही रहेगा कि इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फटने के बाद वो बहुत तेज हो जाता है, गतिज ऊर्जा बहुत फास्ट हो जाता है वहाँ के बाद। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आपसे बस रिक्वेस्ट यही रहेगा कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो ग्रेविटेशन आने वाला है वहाँ से भी हर एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो दिख ही जाता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कॉमन पेपर वगैरह के लिए आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन एक सीरीज डाला गया, बहुत सारे बच्चे इसको पसंद किए हैं। ये बहुत बेहतरीन एक क्लासेस था, इसको भी जाके देख सकते हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, महामैराथन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके भी आप अदर क्लासेस भी आप चाहे तो देख सकते हैं। जैसे मैथ्स के लिए भी चल रहे हैं बहुत लंबे लंबे वीडियो, जिसमें भी डाले जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में चार चांद लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।